Hello, my lovely listeners out there. This is ARK representing Nagan 9. Dear CS executive and CS professional students, this session is going to be very important. सर हर सेक्शन में आप यही बात बोलते हैं भैया, इसलिए बोलता हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये आपके एग्जाम के वो टॉपिक्स हैं जो 100% कहीं ना कहीं एग्जाम में आता ही आता है. तुम चेक कर लेना, उठा के लास्ट 10 इयर्स का पेपर चेक कर लो. जी हाँ, बायबैक के मेथड्स, बायबैक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और खास तौर से ये टॉपिक जब इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इंडियन कंपनीज, जी हाँ मेरी बात को नहीं मानोगे ना, इंडियन कंपनीज देखो, इंडियन कंपनीज का डिटेल देखो. इंडियन कंपनीज 2023 के अंदर जबरदस्त तरीके से बायबैक कर रही हैं. तो क्या ये टॉपिक अपने आप में हॉट नहीं है? ऑफ कोर्स हॉट है. एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि कितना आपको नॉलेज है. ऐसे आपको फ्यूचर में जाके ना वॉकिंग करनी है तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना. जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है और बेटा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ, क्योंकि एनआरके 9 क्वेश्चंस भी साथ में दे रहा है. मतलब सर क्लासेस के साथ साथ में आपकी टेस्ट सीरीज हो रही है और वहां कहीं स्टूडेंट्स गलती करते हैं. कॉन्सेप्ट पता है, रेगुलेशन रटा हुआ है, बट जब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है तो वहां गड़बड़ कर देते हैं. सो टेस्ट सीरीज लगातार जो स्टूडेंट ज्वाइन कर रखे हैं, वेरी गुड. जिन्होंने नहीं ज्वाइन की है वो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते रहे. अदरवाइज आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, आप क्या सीख रहे हैं, ये बिल्कुल पता नहीं चलेगा. ऑलराइट, एंड इंपॉर्टेंट अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप इसे मिस ना करें, क्लास पूरा देखें. ठीक है, एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो. एग्जाम से रिलेटेड इंश्योर कर रहा हूं, अगर तुमने कॉन्टिन्यूस सारी गाइडलाइंस एडवाइजेस को फॉलो किया 100% तुम ये एग्जाम पास करोगे. मैं तुम्हें इंश्योर कर रहा हूं. क्या करना है? डेली क्लासेस अटेंड करनी है. बहुत बड़ी क्लासेस नहीं होती हैं, 30-40 मिनट्स का एक सब्जेक्ट का हम क्लास ले रहे हैं, प्लस उसके साथ में उसका टेस्ट सीरीज भी चल रहा है. हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद टेस्ट है. तो इससे मैं खुद आपकी कॉपी जब एग्जामिन करता हूं बताता भी हूं कि कहां गलतियां कर रहे हैं आप. वो गलतियों से बचोगे. ठीक है, जो एग्जाम में करनी नहीं है. एग्जामिनेशन में गलती का मौका मतलब आने वाले 6 महीने खराब. यहां याद रखिएगा, अभी टेस्ट ज्वाइन कीजिएगा, रेगुलर क्लास अटेंड कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा. और हाँ यार, लाइक बटन प्रेस कर दिया करो ताकि ये वीडियो प्रमोट हो सके उन स्टूडेंट्स के पास में भी जो इसकी जिनको जरूरत है. ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन. तो बायबैक की हम बात करने वाले हैं. सबसे पहले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो देखेंगे हम लोग बायबैक के, याद रखिएगा जब हम बात करेंगे तो उसका स्पेसिफिक रेगुलेशन है. जब हम बात करेंगे बायबैक by listed companies, one more time, buyback by listed companies, तो हमें इसमें क्या याद रखना है? इसका स्पेसिफिक रेगुलेशन है. सेबी कहता है बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन. अब एग्जाम में लिख के आओगे ना, एग्जामिनर देखता हाँ लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छे से ड्रॉ कर रहा है, ड्राफ्ट कर रहा है आंसर को, तो क्या बायबैक सिक्योरिटीज रेगुलेशन को हमको कोड करना है. और उसका रेगुलेशन 4 कहता है कि बायबैक आप करने के मेथड क्या होंगे. बायबैक करने के मेथड्स, द मेथड ऑफ बायबैक इज स्पेसिफाइड इन रेगुलेशन 4 ऑफ बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन. जो रेगुलेशन 4 है ना, ध्यान सुनना यार, मुझे पता तुम ध्यान दे रहे हो लेकिन सुनो तो सही ध्यान से. क्या मेथड्स हैं? 3 मेथड्स. ओपन मार्केट से, टेंडर ऑफर और ऑड लॉट होल्डर. ओपन मार्केट बोलो मेरे साथ में, ओपन मार्केट. ओपन मार्केट में क्या होता है कि आप क्या करते हैं, शेयर्स की प्राइस फाइंड आउट करते हैं थ्रू बुक बिल्डिंग. मेरे बच्चों ने पहले पढ़ा होगा, उम्मीद कर रहा हूं. बुक बिल्डिंग नहीं पता है, एनआरके 9 के व्हाट्सएप पर डालना, अलग से बता दूंगा. ठीक है, सो बुक बिल्डिंग. ओपन मार्केट में क्या होगा कि यहां पर कंपनी अपने शेयर्स ओपन मार्केट से, अपने ही शेयर्स ओपन मार्केट से परचेज करेगी. कैसे? बुक बिल्डिंग मेथड के थ्रू और स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म के थ्रू. ठीक है, बोला ठीक है सर, ये काम कर लिया. दूसरा टेंडर ऑफर. टेंडर ऑफर का मतलब अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी क्या करेगा, लेटर ऑफर भेजेगा और उनसे बोलेगा भाई अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अपने शेयर्स कंपनी को वापस से बेच दो. इसके प्रोसेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी सेशन में और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इसको. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा है ऑड लॉट होल्डर्स. ऑड लॉट में कौन सा होता है? बेसिकली जो स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं ना, ये उनके लिए होता है. जैसे फॉर एग्जांपल ऑड लॉट्स कौन से होते हैं? लॉट्स वो लॉट्स जो बिटवीन 1 to 99 हो. अब जनरली जब होता है, जैसे यहाँ प्रैक्टिकली देखो, यहाँ प्रैक्टिकल देखेंगे हम जब बताएंगे, यहाँ कई सारी कंपनी से एग्जांपल देके बताऊंगा. ठीक है, तो इसे मिस मत करना क्लास को, उसमें आगे डिटेल डिस्कस करने वाला हूं. अब ऑड लॉट में क्या होगा, स्मॉल शेयर होल्डर है, उसके पास तो भाई सिक्योरिटीज जो हैं वो नंबर ऑफ लेस देन 100 है ना. अब प्रॉब्लम ये है, मान लीजिएगा लॉट का साइज है 100 शेयर्स, मतलब एक लॉट इज इक्वल टू 100 शेयर्स. अब ये लोग अप्लाई कर सकता है. बोला प्रॉब्लम हो गया, जो स्मॉल शेयर होल्डर है उसके पास तो 70 है, मान लीजिएगा 72 है, 75 है, ऑड फॉर्म में मान लीजिएगा, मतलब लेस देन 100 है.
ऐसे केसेस में क्या करें, तो और लॉट के थ्रू भी याद रखिएगा वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए होता है स्पेसिफिकली, स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए। स्मॉल का छोटा छोटा शेयर होल्डर नहीं, स्मॉल शेयर होल्डर, आई होप पता होगा आप लोगों को, क्लियर हो रहा है। तो रेगुलेशन 4 बोलिए मेरे साथ में, एक बात याद रखना, बोलोगे तभी याद होगा, बोलोगे तभी याद होगा, बोलोगे तभी याद होगा। इसे याद करने के लिए मेरे साथ मेहनत कीजिएगा। बोलिए रेगुलेशन 4 ऑफ सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन। सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, एक बात ध्यान से सुनना, बेशरम होके पढ़ लीजिए। उम्मीद कर रहा हूं आपका रूम में आप होंगे अकेले, आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप या सेलफोन होगा सामने और कोई नहीं है। अगर हो भी तो फर्क नहीं पैंदा, आराम से बोलो, मेरे साथ बोलो। रेगुलेशन नंबर 4 क्या बात करेगा? रेगुलेशन 4 बोलता है मेथड ऑफ बायबैक। बोलिए मेथड ऑफ बायबैक कैसे? 3 तरीके से। पहला बोलेंगे हम कौन सा है, ओपन मार्केट से। ओपन मार्केट के लिए कौन कौन से तरीके लगाए जाएंगे? बुक बिल्डिंग एंड स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, बोलो मेरे साथ में, टेंडर ऑफर। टेंडर ऑफर का मतलब एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर या फिर हमारा सिक्योरिटी होल्डर को हम कंपनी ऑफर करेगा, कैसे? बाय सेंडिंग लेटर ऑफ ऑफर, ठीक है। तीसरा ओपन और तरीका क्या है, ऑड लॉट होल्डर्स। स्पेसिफिकली किसके लिए है ये? स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए। ऑलराइट सर, इतना कर लिया। अब आगे की इंपॉर्टेंट बात सुनो, अभी पढ़ा दूंगा, याद करा दूंगा, सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। जब आप ओपन मार्केट से ना, मेरी बात सुनो, जब ओपन मार्केट से आप क्या करोगे, बायबैक करोगे। इसकी एक लिमिट स्पेसिफाइड कर दी, कितने बोली? 15%। 15% से ज्यादा नहीं होगा। अभी 15% किस चीज का 15% हम कैलकुलेट करेंगे, वो 15% है आपकी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल। बोलो मेरे साथ में, पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। मतलब पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स को ऐड करने के बाद में जब हम कैलकुलेट करेंगे बायबैक, तो 15% से ज्यादा नहीं होगा। किसके? आपकी कंपनी के फ्री रिजर्व्स प्लस पेड अप शेयर कैपिटल्स। किस केस में ऐसा करने को कह रहे हैं? अगर आप ओपन मार्केट से परचेज कर रहे हैं, मतलब अपने ही कंपनी शेयर्स बायबैक कर रही है ओपन मार्केट से, सो ये जो ऑफर होगा ये 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगेन एग्जाम में गलती कर रहे हो कैलकुलेट के टाइम पे, वापस सुनो, 15% से ज्यादा नहीं होगा। किस चीज का 15%? एग्जीक्यूटिव में तो कंपनी लॉ में इसको मैंने डिटेल में समझाया भी, तुम्हें याद होगा क्या? 2 बातें। पहला कितना होगा, जल्दी बोलो। 15% ऑफ किसका कैलकुलेट करेंगे? फ्री रिजर्व्स प्लस पेड अप शेयर कैपिटल। याद हो गया? चलिएगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये हमने पहले भी बताया कि बायबैक आपने कर लिया, बायबैक कंप्लीट हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब 1 साल तक, मतलब एटलीस्ट 1 ईयर, कम से कम 1 साल तक तुम अब बायबैक वापस नहीं कर सकते। मतलब once a buyback has completed, now company shall not again buy back its securities or shares within a period of 1 year from the expiry of previous buyback। तो कब से काउंट करेंगे? आज खत्म हो गया, बायबैक कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट 1 साल तक, इस डेट से खत्म होने से 1 साल तक, 1 ईयर तक कोई बायबैक नहीं होगा। सर ये याद हो जाएगा, आई होप याद हो गया होगा मेरे बच्चों को। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आप किसी भी तरीके की नेगोशिएटेड डील का मतलब कि भैया बायबैक कर रहे हो, कम ज्यादा में कोई जो प्राइस फिक्स किया गया ना, उसी प्राइस पे ही होगा। नेगोशिएटेड डील स्टॉक एक्सचेंज थ्रू नहीं की जाएगी, ना ही कोई प्राइवेट अरेंजमेंट या स्पॉट ट्रांजैक्शंस किए जाएंगे इसके लिए। बात समझ में आ रहा है? मतलब यहां पर फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए सभी शेयर होल्डर्स, सिक्योरिटी होल्डर साथ में। इसलिए यहां पर कोई भी स्पॉट ट्रांजैक्शन या प्राइवेट अरेंजमेंट्स, मतलब ब्रोकर के थ्रू दे लिया स्पॉट ट्रांजैक्शन, एक आध पार्टी दूसरी पार्टी से बाहर से खरीद रहा है, ऐसा अलाउड नहीं है, ठीक है। सो क्या नहीं होना चाहिए? यहां पे कोई नेगोशिएट डील नहीं होगी, ना ही कोई प्राइवेट अरेंजमेंट या स्पॉट ट्रांजैक्शन के थ्रू बायबैक नहीं होगा। बोलो सर ठीक है, ये भी बता दिया। चौथी बात इंपॉर्टेंट है, बायबैक का पर्पस ना डिलिस्ट करना नहीं होना चाहिए। आप बायबैक क्यों कर रहे हो? ताकि आप क्या स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट कर लो अपनी सिक्योरिटीज को या शेयर्स को, अलाउड नहीं है। बायबैक का पर्पस ये नहीं होगा कि आप डिलिस्ट हो जाएं। बात पकड़ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट है। ऐसी तो बदतमीजी करेंगे क्या, बोलो बायबैक करा इसके बाद डिलिस्ट हो जाओ, प्रॉफिट बनाया अच्छा खासा और बोले रिलैक्स हो जाओ, बोला ऐसा नहीं करने देंगे। बातें समझ में आ रही है? रेगुलेशन 4। अब मेरे साथ आ जाओ, मॉड्यूल की तरफ ध्यान दो, इस मॉड्यूल की तरफ, इसे नोट करते हैं, आ जाओ। तो मेथड ऑफ बायबैक में कहता है रेगुलेशन नंबर 4 किसका है जी? सेबी ऑफ बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन। कहता है जी क्या 2-3 मेथड है, देखो। पहला कहता है फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और एक्सपायर सिक्योरिटी होल्डर ऑन प्रोपोर्शनल बेसिस टू द टेंडर ऑफर। अपने मॉड्यूल में हाईलाइट कर मेरे बच्चा, टेंडर ऑफर। दूसरा
फ्रॉम द ओपन मार्केट थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस एंड स्टॉक एक्सचेंज। ऑफकोर्स बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म आएगी ना, तो ऑफकोर्स स्टॉक एक्सचेंज तो आएगा ओपन मार्केट से। भैया मेरी कंपनी क्या, देखो ये कंपनीज जो सामने देखो, अब ये कंपनी देखो, यहाँ पर कंपनीज का नेम तुम देखो, जम के कंपनीज है, इसलिए कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है 2023 के अंदर, खूब जम के हो रहा बाय। तो यहाँ पर तुम कंपनीज देखो, यहाँ कंपनी क्या कर रही है जनरली, टेंडर ऑफर टेंडर ऑफर टेंडर ऑफर टेंडर ऑफर टेंडर ऑफर। इसी मैंने पहले भी बताया था, आपका मॉड्यूल में लिखा हुआ है कि ओपन मार्केट से ज्यादा पॉपुलर है। आपके सामने रियल डेटा है, रियल डेटा है, ये जाके चेक कर लो तुम, रियल डेटा है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज टेंडर ऑफर प्रेफर करती हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज टेंडर ऑफर प्रेफर करती हैं। और पकड़ मारा है, कन्वीनियंट होता है, ज्यादा कन्वीनियंट होता है, कॉस्ट बचता है कंपनी का, ठीक है, सब समझाऊंगा अभी आगे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से बच्चों, अब यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, अपना शेयर होल्डर लोगों को क्या कर रही है, टेंडर ऑफर के थ्रू, टेंडर ऑफर के थ्रू कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब यहां हम क्या देखेंगे, पहला मेथड हमारा टेंडर ऑफर हो गया, दूसरा हमारा ओपन मार्केट, तीसरा हमारा है ऑड लॉट होल्डर्स, ठीक है। ऑड लॉट में क्या होगा जनरली, ये यूजुअली कैसा होता है, यूजुअली लेस देन 100 शेयर्स कह लीजिएगा, या यहाँ पे यूनिट्स कह लीजिएगा उसको, उससे कम के लिए, किसके लिए होता है स्पेसिफिकली, स्मॉल शेयर होल्डर्स एंड नो ब्रोकरेज। इसमें ब्रोकरेज का कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले था अब नहीं है, ठीक है, सेबी ने स्पेसिफिकली मना किया था उसके। एनीवेज क्लियर एकदम। अब अगर ओपन मार्केट से, इस लाइन पे आइएगा ध्यान पे, इट मे बी नोटेड नो ऑफर ऑफ बायबैक फॉर 15% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रिजर्व्स शैल मेड फ्रॉम द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट से ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं, अगर आपने ओपन मार्केट ऑप्ट किया मेथड तो नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है एकदम, बात पकड़ में आया है। अब एक क्वेश्चन यहां पर बन सकता है आपके सामने, ट्रिकी क्वेश्चन, क्या इन तीनों मेथड में से क्या ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा तो हम टेंडर ऑफर कर लें, थोड़ा हम बायबैक को हमारा ओपन मार्केट से कर लें, थोड़ा ऑड लॉट कर लें, ऐसा कर ले थोड़ा थोड़ा, नहीं रे, कोई एक ही मेथड लेना पड़ेगा। इस लाइन को हाईलाइट कर लेना। कह रहा है शेयर्स और सिक्योरिटीज बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, एनी वन, कोई एक ही, ठीक है, क्लियर है। ओपन मार्केट से कर रहे हो तो 15% से ज्यादा नहीं होगा, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। ऑलराइट सर, आगे देखते हैं। नॉट मेक एनी ऑफर और बायबैक विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट, ऑफ कोर्स रेकन मतलब कैलकुलेट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायर द बायबैक पीरियड सीडिंग ऑफर, ठीक है, जब आपका पहला वाला खत्म होता है उसका 1 साल तक आपको वेट करना है। Does not permit buyback through the negotiate deals, that is on or off stock exchange or private arrangement or spot transactions, ठीक है। चलिए, prohibits any buyback, prohibits a company to buy back its shares or securities as to delist its shares or the security from the stock exchange. So buyback का पर्पस क्या नहीं होना चाहिए, delist its shares or securities, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए buyback करने का पर्पस क्या है, आप delist होना चाहते हैं, वो अलाउड नहीं है। अब यहां पर तुम इन बातों को उम्मीद कर रहा हूं ध्यान होंगी, 4 बातें भी याद कराएंगे, ठीक है। अब आगे समझते हैं, देखो अब यहां पर आता है बायबैक फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थ्रू टेंडर ऑफर। टेंडर ऑफर, अभी देखो यहां पे कौन सा दिखाई दे तुमको, पॉपुलर कौन सा सबसे ज्यादा, टेंडर ऑफर। टेंडर ऑफर ये कि कंपनी तुम यहां पे देखो एक से खतरनाक कंपनी है, सबका सब कैसे कर रहा है, टेंडर ऑफर के थ्रू। नहीं आया सर, हमको दिखाई नहीं, क्या लिखा है ये बड़ा बड़ा देखो, टेंडर ऑफर, टेंडर ऑफर, ठीक है। आ जाओ, अब देखते हैं रेगुलेशन 6 क्या कहता है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से लेना है तो रेगुलेशन 6 स्टार्ट हो गया, कहता है रेगुलेशन 6 कंपनी में बाय बैक इट्स सिक्योरिटीज फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर्स ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन। इट मे बी नोटेड दैट 15% ऑफ द सिक्योरिटीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ रहा है, इसको हाईलाइट कर लेना ध्यान से, छोड़ना नहीं। इट मे बी नोटेड दैट 15% ऑफ द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज which the company proposes to buy back or number of securities entitled per their shareholding whichever is higher shall be reserved for small shareholders। क्या कह रहे हैं कि कंपनी जब टेंडर ऑफर के थ्रू कर रहा है तो बायबैक का जो भी प्रपोर्शन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे देखिएगा बायबैक हो रहा है, अब बायबैक का इशू साइज यहां पे हम दिखा रहे हैं, इशू साइज इन शेयर्स 0.60 और इशू साइज इन अमाउंट 1020 करोड़। तो इसमें से हम बोलेंगे कितना, 15% हमको किसके लिए रिजर्व रखना है, हमारे स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए। दूसरा, या उनकी एंटाइटलमेंट के प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। देखो, इट मे बी नोटेड दैट
15% of number of securities, not in amount, not in amount, not in amount, not in amount, in number of securities, 15% number of securities. जैसे यहां पे दिखाया था ना, पॉइंट इशू साइज इन शेयर्स, ये तो 0.6 दिखा रहा है यहां पे, ठीक है। अब भी देखो इसका ही पोस्टमार्टम कर देते हैं। आप खुल जा सिम, आजा शुरू हो जा। देखो देखो क्या लिखा हुआ है, इशू साइज शेयर्स कितना है 60 लाख। अब यहां पर कह रहा है 60 लाख जो सिक्योरिटीज है ना इन नंबर्स, इसका 15% आपको किसका रख लेना पकड़ा पड़ेगा, स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए। उसके आगे कहता है, और इंपॉर्टेंट बात है सुनना ध्यान से, और नंबर ऑफ सिक्योरिटीज एंटाइटल्ड एज पर देयर शेयर होल्डिंग, या जितना शेयर होल्ड किया हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग, या 15% निकालो, या फिर उनका जितना होल्डिंग है उसके अकॉर्डिंग 15%, मतलब पूरा कैटेगरी स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी उन्होंने जितना किया हुआ है उसका 15%, या फिर वापस सुनना इंपॉर्टेंट है, 15% ऑफ टोटल इशू साइज इन नंबर्स ऑफ सिक्योरिटीज उसका 15%, या जितना स्मॉल शेयर होल्डर्स ने कंपनी के अंदर होल्डिंग किया हुआ है उसका 15%, उनमें से जो भी हायर होगा उतना रिजर्व रखिएगा, किसके लिए, स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए। आगे बताऊंगा अभी, इसको हम लोग दो कैटेगरी में बना देते हैं। फिर क्या करते हैं, एक तो रिजर्व कैटेगरी हो जाती है, एक जनरल कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी इसकी हो जाएगी स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए, जिसका भी हमने बात किया 15% उनके लिए रखेंगे। क्लियर काम। चलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन, दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सर। क्या है इंपॉर्टेंट दो इंफॉर्मेशन? जी हाँ, ये देनी बहुत जरूरी है, नहीं दोगे तो छोड़ेगा नहीं, तुम्हारा बायबैक चलेगा ही नहीं आगे। तो करना क्या पड़ेगा, कहता ध्यान से सुनो आ जाओ। देखो कहता मैक्सिमम प्राइस ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज ऑफ बायबैक, मतलब जैसे इस केस में आपने देखा कि बायबैक की जो हम बात कर रहे हैं, अब यहां देखिएगा इस कंपनी केस में हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस, बेटा ये वाली कंपनी हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस, इसमें बायबैक का प्राइस देखो 1700 बायबैक का प्राइस कितना 1700, करंट मार्केट प्राइस है 1300, ठीक है। तो यह मैक्सिमम प्राइस, आखिर ये तो डिसाइडेड हो गया है, ठीक है। अब यहां समझना, जो प्राइस आपने बायबैक का डिसाइड किया वो मैक्सिमम प्राइस, तो क्या करते हैं, जैसे आपने जनरल मीटिंग कॉल किया, जनरल मीटिंग में आपने डिस्कशन किया, फाइनली प्राइस डिटरमाइन हो गया, ठीक है, अप्रूव कर लिया। अब इसके बाद कई ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो, क्योंकि हम बुक जब यू नो व्हाट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे, प्राइस कैलकुलेट कर रहे होंगे, सो सब्सिक्वेंटली चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि हमने मैक्सिमम प्राइस डिसाइड किया कि कंपनी सब हाईएस्ट कितना पे कर सकती है। जैसे अभी देखा हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस लिमिटेड ने 1700 डिसाइड हुआ प्राइस। अब जो ये मैक्सिमम प्राइस डिसाइड हुआ है, कहां डिसाइड हुआ होगा, जनरल मीटिंग में। अगर ये स्पेशल रेजोल्यूशन से हो रहा है, अगर बोर्ड से हो रहा होगा तो अलग एस्पेक्ट देखेंगे। अब ध्यान सुनना, अब जो ये मैक्सिमम प्राइस डिसाइड हुआ है, अब क्या हो रहा है, लेकिन यहां पर बोर्ड ने सब्सिक्वेंटली एक प्राइस और डिसाइड करी, तो क्या बोर्ड इसके लिए ऑथराइज्ड है, तो ये चेक करेंगे। तो ऑथराइजेशन होना चाहिए बोर्ड को कि वो सब्सिक्वेंटली एक स्पेसिफिक प्राइस डिसाइड करे। तो 1700 क्या हो गया, मैक्सिमम प्राइस, एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, जैसे हिंदुजा में 1700 है, और सब्सिक्वेंट प्राइस हो सकता है उसका 1500 रुपीज, जो कि बोर्ड ने डिटरमाइन किया। तो क्या बोर्ड इस बात के लिए ऑथराइज्ड है, इस बात की एडिशनल डिस्क्लोजर भी आपको देनी पड़ेगी आपके ड्राफ्ट लेटर ऑफर के अंदर। देखो अब पढ़ो उसको, मैक्सिमम प्राइस ऑफ शेयर्स या सिक्योरिटीज ऑफ बायबैक एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज एट जनरल मीटिंग टू डिटरमाइन द सब्सिक्वेंट प्राइस। बात पकड़ में आ रहा है? तो जनरल मीटिंग में तो आपने मैक्सिमम प्राइस डिसाइड किया, सब्सिक्वेंटली बोर्ड ने जो भी प्राइस डिसाइड किया है उसके लिए ऑथराइजेशन होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर प्रमोटर टेंडर कर रहा है अपने शेयर्स, जी हाँ प्रमोटर भी पार्टिसिपेट कर रहा है, आ रहा है, वो भी कह रहा है कि जी मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा बायबैक के अंदर, तो हमें थोड़ा डाउट है, हम कह रहे हैं सुन प्रमोटर डिस्क्लोजर दे। क्या डिस्क्लोजर दे, देखो क्वांटम ऑफ शेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज कितना कर रहा है वो, भाई कितना कर रहा है, क्योंकि प्रमोटर का आप लोग जानते हैं 20% ऑल टाइम मेंटेन रहना चाहिए शेयर होल्डिंग इन द कंपनी, वो रहना है। तो यहां पर कह रहे हैं कि वो कितना कर रहा है वो चेक करेंगे, क्वांटम ऑफ शेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज। दूसरा, डिटेल्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन और होल्डिंग लास्ट 6 मंथ्स प्रायर टू पास एसआर, मतलब
एसआर पास करने से पहले इस भाई साहब ने कौन कौन सी परचेज की सिक्योरिटीज, मतलब कंपनी की सिक्योरिटी परचेज करी है, सेल करी है, इसका 6 महीने का रिकॉर्ड चाहिए पूरा। ये 6 मंथ्स का रिकॉर्ड कहां से देखेंगे? जिस डेट पर आपने एसआर पास किया था बायबैक को अप्रूव करने के लिए, उससे पिछला 6 महीने का हम चेक करेंगे इसका, ठीक है। कहता है उसमें हम क्या देखेंगे? डेट ऑफ एक्विजिशंस प्लस प्राइसेस। जी हाँ, ये देखा जाएगा मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस, कितना पे खरीदा, कितना पे बेचा, सब देखेंगे। पता है इससे पहले वाले सेशन में, याद होगा। तो ये 2 एडिशनल डिस्क्लोजर देने हैं। पहला, बोर्ड मस्ट बी ऑथराइज्ड टू डिटरमाइन द सब्सिक्वेंट प्राइस। सो फर्स्ट हम मेंशन करेंगे मैक्सिमम प्राइस एंड द maximum price of the buyback, and the board is authorized at a general meeting to decide or determine subsequent price. Clear? If promoter intends to tender his shares और सिक्योरिटीज, इन दैट केस वी हैव टू प्रोवाइड डिटेल्स। किसी से डिटेल देनी पड़ेगी कि क्वांटम ऑफ शेयर्स कितना वो कर रहा है, प्रमोटर कितना कर रहा है, क्वांटम ऑफ शेयर्स। देखो ना, इसको याद करो, क्वांटम ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज कितना है, प्लस डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन होल्डिंग उसकी कितनी रहेगी लास्ट 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग एसआर, उससे पिछला 6 महीना के अंदर देखेंगे। क्लियर? ऑलराइट सर, ये 2 हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां से देनी है। आई होप क्लियर होगा। अब आता है पब्लिक अनाउंसमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। छोटी सी एग्जाम को कई बार एग्जाम में बड़ा बहुत तरह के पूछ लेता है, ठीक है, तो बड़ा ध्यान रखना है इस बात का भी। पब्लिक अनाउंसमेंट की जब हम बात करने वाले हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनते हैं ना भैया, लोगों को खबर तो देनी पड़ेगी, ठीक है। देखो आओ, रेगुलेशन 7 और 8 क्या कहता है? Public announcement within 2 working days from date of declaration of the result. रिजल्ट किसका? रिजल्ट भाई आपने बायबैक या तो बोर्ड रेजोल्यूशन से किया अप टू 10% या मोर देन 10%, बट अप टू 25% बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। इन दोनों में से आपने कोई एक तरीके से बायबैक को अप्रूव किया होगा। यहां जैसे बायबैक अप्रूव हो गया, विद इन 2 वर्किंग डेज आपकी इसकी अनाउंसमेंट देनी है। अनाउंसमेंट देनी है कैसे? पब्लिक अनाउंसमेंट न्यूज़पेपर में जाएगा। आओ देखो, हाईलाइट करो मेरे साथ में और बोलो पब्लिक अनाउंसमेंट, बोलो मेरे साथ बोलो, पब्लिक अनाउंसमेंट विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट of postal ballot for special resolution of board of directors resolution in at least 1 English news daily, Hindi, national daily, regional language daily at which the registered office of company is situated। ठीक है जी। और उसमें क्या होगा? ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन, ऑफ कोर्स एज पर स्केड्यूल सेकंड आपको मटेरियल डिस्क्लोज देने पड़ेंगे जो कि आपके बायबैक से रिलेवेंट कर रहे हैं, ठीक है। अप्रूवल हो चुकी है, सारी डिटेल आती है, ठीक है। अब बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ा करो, उसमें बड़ा सारा खबर आता है, आप अगर चाहें तो यूज कीजिए उससे, ठीक है। अब कॉपी ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट अलॉन्ग विद सॉफ्ट कॉपी सबमिट टू द बोर्ड। बोर्ड यहाँ पे कौन है? सेबी। क्लियर? साइमल्टेनियसली थ्रू अ मर्चेंट बैंकर। बोले ये भी काम करवा देंगे। इसके आगे क्या होगा फिर देखो, नाउ कंपनी शैल विद इन 5 वर्किंग डेज ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट, पब्लिक अनाउंसमेंट हो गया, अब उसका 5 दिन के अंदर, ठीक है, फाइल विद द बोर्ड अ ड्राफ्ट लेटर ऑफर अलॉन्ग विद द सॉफ्ट कॉपी। सो सबसे पहले हम क्या काम कर रहे हैं? सबसे पहले हमने जैसे ही बीआर या एसआर पास किया, बोर्ड रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, उसके 2 वर्किंग डेज में हमने एक पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है बायबैक के बारे में। 1 नेशनल इंग्लिश एंड हिंदी न्यूज़पेपर और रीजनल लैंग्वेज में जहां पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है वहां पर ये न्यूज चला जाएगा, सर्कुलेट कर दिया, ठीक है। फिर इसी का कॉपी एडवर्टीजमेंट का जो आपने पब्लिक अनाउंसमेंट की इन द न्यूज़पेपर, सेबी के साथ उसको फाइल करिएगा। बात पकड़ में आ गया? जैसे काम हो गया, अब आपका विद इन 5 वर्किंग डेज आपने अनाउंसमेंट कर दिया, इसके बाद जैसे खत्म हो रहा है 5 वर्किंग डेज के अंदर आपको क्या करना है? ड्राफ्ट लेटर ऑफर फाइल करना है, याद रखिएगा, सेबी के साथ में। कितना दिन में? 5 वर्किंग डेज, ठीक है। बोर्ड ऑफ लेटर, ड्राफ्ट लेटर ऑफर विद सॉफ्ट कॉपी, वही कंटेन जाएगा ऑफ कोर्स स्केड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। कौन करेगा? मर्चेंट बैंकर। एंड मर्चेंट बैंकर खुद एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए, मर्चेंट बैंकर इज नॉट एसोसिएटेड विद द कंपनी, ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मर्चेंट बैंकर खुद एसोसिएटेड पार्टी है, मतलब एसोसिएट्स नहीं होना चाहिए। किसका? जो आपका कंपनी बायबैक कर रहा है उसका एसोसिएट नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ ना अभी मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, अदरवाइज एसोसिएट होने के हमको लीगल कॉन्सेप्ट को भी आई होप आपसे समझा होगा। एसोसिएशन इन एनी फॉर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। अ डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, ऑफ कोर्स डायरेक्टर लोग डिक्लेरेशन देता है क्या कंपनी सोल्वेंट है, कंपनी पे
यू नो व्हाट इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर नहीं करेगा, कंपनी वाइंड अप नहीं होगा, कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल है, ठीक है, आने वाला 1 साल तक चिंता का कोई बात नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, तो पहला हमने पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या देखा, विद इन 2 वर्किंग डेज करना है हमको अनाउंसमेंट न्यूज़पेपर्स में, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज में जाएगा हमारा। तीसरा हमको दूसरी इंपॉर्टेंट बात, विद इन 5 वर्किंग डेज, बोलो ना, विद इन 5 वर्किंग डेज क्या करना है आपको ड्राफ्ट लेटर ऑफर फाइल करना है विद द सेबी इन यू नो व्हाट विद सॉफ्ट कॉपी आल्सो, ठीक है, ये आप बताएंगे सेबी को, ठीक है सर। नाउ जैसे काम खत्म हो गया, अभी क्या करना आगे, अभी हम लोग उसको वेट करेगा मर्चेंट बैंकर क्या, सेबी के रिप्लाई का। देखो, बोर्ड में गिव इट्स कमेंट्स ऑन ड्राफ्ट लेटर ऑफर नॉट लेटर देन 7 वर्किंग डेज of the receipt of the letter offer, draft letter offer. In the event board has sought clarification or additional information from the merchant banker to the buyback offer, the period of issuance of comments shall be extended to the 7 working days from the date of receipt of the satisfactory reply to the clarification additional information. अब आपने ड्राफ्ट लेटर ऑफर डाला, ठीक है, और वहां पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर है ना, सेबी को डाउट है कि ये क्लैरिटी नहीं है, ये एडिशनल डिटेल चाहिए, सेबी ने आपको रिस्पॉन्ड किया, तो ये 7 वर्किंग डेज का जो पीरियड है ये आगे बढ़ जाएगा और 7 डेज, याद रखिएगा, ठीक है ना। इन द इवेंट द बोर्ड स्पेसिफाई एनी चेंजेस द मर्चेंट बैंकर टू बाय बैक ऑफर एंड कंपनी शैल कैरी आउट सच चेंजेस इन द ड्राफ्ट ऑफर, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो ड्राफ्ट में अगर बताया है तो वो चेंजेस आपको कैरी करने पड़ेंगे एंड आपको अपने लेटर ऑफर में उसको कंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, बिफोर डिस्पैच टू द शेयर होल्डर्स। यहाँ बहुत सिंपल सा बात है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, अगर हम सिंपल वर्ड्स में याद रखें, चाहें क्यों, चाहना पड़ेगा बेटा, एग्जाम में आएगा तो चाहना तो पड़ेगा। 2 वर्किंग डेज के अंदर आपको न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स देने हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना है। 5 वर्किंग डेज के अंदर आपको करना है, आपको ड्राफ्ट ऑफर लेटर फाइल करना है विद द सेबी। देन 7 वर्किंग डेज के अंदर सेबी आपको रेस्पॉन्ड करेगा। आई होप ये बात क्लियर होगा, साइड में चाहो तो लिख सकते हो, वैसे यहाँ पे इतनी बार अच्छे से हाईलाइट किया है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, अब ये देखो ऑफर प्रेजेंट है, रेगुलेशन 9 बता दूं इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना उसको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, अब अ कंपनी मेकिंग बायबैक ऑफर अनाउंस रिकॉर्डेड क्यों अनाउंस करते हैं, ताकि हम कैलकुलेट कर सके क्या एंटाइटलमेंट, हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के एंटाइटलमेंट, ताकि हम रिकॉर्ड चेक कर सके कौन कौन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है एज पर आर रजिस्टर्ड ऑनर्स, तो हम उसे चेक करेंगे कौन कौन लोग हैं। यहाँ पर देखो, announces are recorded in public announcement for the purpose of determining the entitlement and name of the security holder, पहला काम। दूसरा काम, letter offer along with the tender of form shall be dispatched to security holder, मतलब अब क्योंकि टेंडर के थ्रू कर रहे हैं तो सर एक सिक्योरिटी होल्डर को लेटर ऑफर, जी हाँ, लेटर ऑफर टेंडर फॉर्म के साथ देंगे। टेंडर फॉर्म क्यों देंगे, ताकि वो लोग अपना जो भी चाहते हैं, जितना भी सिक्योरिटी वो करना चाह रहे हैं, ठीक है, एंटाइटलमेंट के अकॉर्डिंग वो लोग फाइल कर सकता है। तो किसमें वो कंपनी को ऑफर करेंगे, टेंडर ऑफर फिलअप करके, ठीक है सर। एंड नॉट लेटर देन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिसीव ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द कमेंट्स फ्रॉम द बोर्ड। ये डिस्पैच कर देने का काम कभी भी कर देंगे नहीं, आपको कमेंट्स मिल गया, हो गया, अब विद इन 5 वर्किंग डेज, याद रखिएगा, विद इन 5 वर्किंग डेज के अंदर आप ये काम स्टार्ट कर देंगे, क्या, लेटर ऑफर अलॉन्ग विद टेंडर फॉर्म आप सेंड करना स्टार्ट कर दीजिएगा अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को या सिक्योरिटी होल्डर्स को। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, माइक कर लीजिएगा। कहता है लेटर ऑफर में ऑल्सो भी डिस्पैच इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी दे सकते हैं, इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट। ऑन रिसीव ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स टू रिसीव अ कॉपी ऑफ द लेटर ऑफर इन फिजिकल फॉर्म, सेम शैल बी प्रोवाइडेड। अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक में नहीं, मुझे चाहिए किस फॉर्म में चाहिए, फिजिकल फॉर्म में चाहिए, तो फिर आपको शेयर होल्डर को देना पड़ेगा, प्रोवाइडेड अगर वो रिक्वेस्ट करता है। अफोर्डेड शैल बी डिस्क्लोज द लेटर ऑफर, ठीक है, ये बात लिखी जाएगी कि ये फॉर्म जो है आपको फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मोड दोनों फॉर्म में ही अवेलेबल हैं, ठीक है सर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये भी इंपॉर्टेंट है जबरदस्त, इवन इफ एन एलिजिबल पब्लिक शेयर होल्डर डज नॉट रिसीव द टेंडर ऑफर फॉर्म, he may participate in the buyback offer and tender shares in the form as may be provided by the, of course जैसे भी ने कहा, अगर मेरे पास नहीं भी आया है, मान लीजिएगा कोई टेक्निकल एरर की वजह से मेरे को टेंडर लेटर ऑफर या टेंडर फॉर्म मुझे नहीं मिला है, तब भी मैं अप्लाई कर सकता हूं, प्रोवाइडेड मेरा नेम, ऑफ कोर्स मेरा रिकॉर्ड डेट के टाइम पर मेरा नेम एग्जिस्ट कर रहा हो कंपनी का। अब इंपॉर्टेंट ये आता है पॉइंट एक और, कोई अगर एक बंदा है जो अनरजिस्टर्ड है, देखो अनरजिस्टर्ड शेयर होल्डर है बट उसका अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ उसका नेम, क्या वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है? आंसर इज यस, बट अपने टेंडर फॉर्म के साथ में उसे ट्रांसफर डीड भी फॉर्म अटैच करना पड़ेगा।
may also tender his shares for buyback by submitting the duly executed transfer deed for transfer of shares in his name along with the offer form and other relevant documents. याद रखिएगा ये भी कर सकता है। तो तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिकली भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई शेयर रिक्वेस्ट करेगा तो उसको फिजिकल फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा, लेटर ऑफर प्लस टेंडर फॉर्म। इसके अलावा याद रखिएगा हमने क्या पढ़ा अभी कि अगर मान लीजिए किसी ने कोई शेयर होल्डर है उसको या सिक्योरिटी होल्डर है उसको एक फॉर्म नहीं रिसीव हुआ है तब भी वो अप्लाई कर सकता है, प्रोवाइडेड उसको उसके रिकॉर्ड्स होना चाहिए, है ना। एंड अनरजिस्टर्ड कोई है शेयर होल्डर, ऑफ कोर्स वो भी अप्लाई कर सकता है। बस उसको एक काम और करना पड़ेगा साथ में, क्या, टेंडर ऑफर और लेटर ऑफर का आपको साथ में उसको क्या करना होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अपने ट्रांसफर डीड साथ में देनी पड़ेगी ताकि कंपनी उसके रिकॉर्ड को चेक कर सके। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि डेट ऑफ एग्जीक्यूशन हम उसमें कंसीडर करते हैं। ठीक है, डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑफर शेल नॉट बी लेटर देन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम डिस्पैच लेटर। अब देखो समझो, डिस्पैच ऑफ लेटर खत्म, काम कंप्लीट कर लिया ना, अब आप 5 दिन से ज्यादा नहीं लीजिए वक्त, 5 दिन से ज्यादा वक्त मत लीजिएगा, ओपन कीजिएगा इसके डेट किसकी, बायबैक टेंडर करवाने की, कि आप लोग अपना शेयर टेंडर कर सकते हैं। एंड एक्वायरर प्रमोटर शेल फैसिलिटेट टेंडरिंग ऑफ शेयर्स बाय शेयर होल्डर्स और सेटलमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। जी हाँ, अभी किसकी ड्यूटी रही है, जो कंपनी का यहाँ पे एक्वायरर है, याद रखिएगा, या जो एक्वायर कौन है, बेसिकली कंपनी यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं उसको, ये प्रमोटर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, मैकेनिज्म, स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म फैसिलिटी प्रोवाइड करे ताकि लोग अपना, कौन लोग, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर टेंडर कर सके। फिर ऑफर ऑफ बायबैक और रिमेन ओपन फॉर पीरियड ऑफ 10 वर्किंग डेज, इतना दिन के लिए ओपन रखना ही है। ठीक है, कंपनी एक्सेप्ट द शेयर्स और द सिक्योरिटीज फ्रॉम द सिक्योरिटी होल्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंटाइटलमेंट ऑन द रिकॉर्ड डेट, अभी हमने सीखा पहला पॉइंट में ही। And shares proposed to be bought back shall be divided into 2 categories. एक रिजर्व कैटेगरी, एक जनरल कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी फॉर स्मॉल शेयर होल्डर एंड जनरल कैटेगरी फॉर ऑल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। होल्डिंग ऑफ मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स वुड बी क्लब टुगेदर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ स्मॉल शेयर होल्डर इफ एक सीक्वेंस ऑफ पेन फॉर होल्डर्स इज मैचिंग। ये जरूरी है, अगर आपने कई सारे मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स ओपन किए हुए हैं तो उनको एक ही साथ क्लब कर दिया जाएगा, प्रोवाइडेड सब में सेम पेन ही होगा तभी। Similarly, in case of a physical shareholders, if sequence of the name of the joint holders is matching, then holding under the folios should be clubbed together, identification of the small shareholders. For the purpose of small shareholder, ऐसा वो करेंगे कब, क्लब कर देंगे, डिफरेंट डिमांड्स को रखें एक करके ताकि कैटेगराइज किया जाए स्मॉल शेयरहोल्डर कैटेगरी में। ऑलराइट, और 8 पॉइंट जो है वो कहता है कि मान लीजिएगा एक कैटेगरी है, एक कैटेगरी हमें 2 देखी, रिजर्व कैटेगरी एंड जनरल कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी का कोटा मान लीजिएगा पूरा हो चुका है, ठीक है, और पूरा कैसे हो चुका है, उस कैटेगरी में जो स्मॉल शेयरहोल्डर है उसने ओवर एंड एक्सेसिव भी अपना एंटाइटलमेंट से ज्यादा भी उसने वहां पर ऑफर कर दिया है और वो एक्सेप्ट हो गया। अब दूसरी कैटेगरी में अगर अभी भी जगह है, जगह किस चीज की है, ऑफर एक्सेप्ट करने की बायबैक, तो वो एग्जिस्ट कर जाएगा दूसरी कैटेगरी के साथ में, प्रोवाइडेड पहली वाली कैटेगरी पूरी तरीके से जिसके लिए रखी गई है, जैसे स्मॉल शेयरहोल्डर के लिए रिजर्व कैटेगरी रखी गई है, तो वो पूरी हो जानी चाहिए। उसके बाद ही कोई अगर बचता है तभी उसको उसमें एडजस्ट किया जाएगा। देखो, एक्सेप्टिंग द शेयर्स और द स्पेसिफिक सिक्योरिटी स्टैंडर्ड ऑन द बेस ऑफ एंटाइटलमेंट, शेयर्स और द स्पेसिफिक सिक्योरिटी लेफ्ट टू बी ब्रॉट बैक इफ एनी इन वन कैटेगरी शैल बी फर्स्ट बी एक्सेप्टेड। तो पहला तो उस कैटेगरी से ही उसको करेंगे पूरा, in proportion to the shares or specific securities standard over and above the entitlement in the offered buyback securities holder in that category, and thereafter from the security holders who have tendered over and above their entitlement in the other category। तो पहली कैटेगरी के बाद रिजर्व कैटेगरी पूरी हो जाने दीजिएगा, उसके बाद ही अगर कुछ बचेगा तो इसमें एग्जिस्ट किया जाएगा अदर कैटेगरी। ये हम पहले भी सीखे हैं, आपको याद होगा जब हम लोग आईपीओ वगैरह कर सीखे हैं तब भी सीखे हैं। ठीक है, अब रेगुलेशन 9 है ना, इंपॉर्टेंट है अलग से सेपरेट क्वेश्चन बनने के लिए। देखो मैं बता दूं तुमको, एग्जाम में ना ऐसा नहीं होगा कि तुमसे पूरा का पूरा थॉरो सब कुछ पूछ लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, हमको क्या ध्यान रखना है, जैसे पब्लिक अनाउंसमेंट के ऊपर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन रेडी हो सकता है अलग से, एक ऑफर प्रेजर को लेके क्वेश्चन हो सकता है कि गाइड कीजिएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑफर प्रेजर को लेके। ठीक है, एक मेथड ऑफ बायबैक्स को लेके क्वेश्चन बन सकता है, या इनकी कॉम्बिनेशन को भी लगा सकता है, मेथड ऑफ बायबैक प्लस प्रोसीजर को मिला के बन सकता है। तो इसीलिए कह रहा हूं बार बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते रहो, उसे एक को भी मिस करा तो समझ नहीं पाओगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, चलिए इस सेशन को अब यहीं कंप्लीट करके रोकते हैं। नेक्स्ट वाले के अंदर एस्क्रो अकाउंट डिटेल बता रखी है, उसको जरूर देख लेना, लेकिन पहले अपना टेस्ट आज का कंप्लीट करो, उसके बाद आगे का क्लास देखो। ठीक है, और भी क्लासेस हैं इसलिए क्लासेस ड्यूरेशन बड़ा नहीं रख रहे हैं। चलिए एंजॉय कीजिएगा, गुड बाय एंड सी यू सून।